व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। देखिए, पद्मंजरी में हमने अय्यौच सूत्र में ये प्रसंग देखा था। आकारादि वर्ण सअवयव हैं, ये इष्ट है। आचार्य को ऐसा इष्ट है कि आकार आदि वर्ण सअवयव हैं। उसमें प्रमाण क्या है, हमें कैसे पता चले आचार्य को ये इष्ट है? तो उसके लिए कहा था क्योंकि आचार्य अपने सूत्रों में जो निर्देश कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आचार्य वर्णों को सभाग मानते हैं, सावयव मानते हैं। क्या निर्देश है? तस्यादित उदात्त मर्धसम एचो प्रघ्रियस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य दुतौ। ये कुछ निर्देश हैं जिससे हमें पता चलता है कि आचार्य वर्णों को सअवयव ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। आचार्य को सभाग सअवयव वर्ण इष्ट हैं। अब उसके बाद जब ये हो गया कि आचार्य को वर्ण सअवयव इष्ट हैं, तो अब एक दूसरा प्रश्न उठ गया कि हमें जो आकार आदि वर्णों में अवयव प्रतीत हो रहे हैं, भाग प्रतीत हो रहे हैं, वो वर्णांतर बुद्धि बोध्य हैं। वो कुछ अवयव ऐसे हैं जो स्वतंत्र वर्णों के समान प्रतीति रखने वाले हैं, वर्णांतरों के साथ समान प्रतीत होने वाले हैं। जैसे आकार में अकार आदि, ईकार में इकार आदि, एकार ऐकार में अकार इकार आदि, ऐसे उदाहरण दिए गए थे। तो अब उनके बारे में प्रश्न हो गया कि ठीक है, सभाग इष्ट है, ये तो प्रमाण सहित कहा गया। अब प्रश्न ये है कि ये जो कुछ अवयव हमें वर्णांतर बुद्धि बोध्य प्रतीत हो रहे हैं, उनमें वर्णांतर के कार्य होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वे अवयव ते तत्तदकारादि ग्रहणेन गृह्येरन न वेति संदेहः। वे अवयव उस सकारादि के ग्रहण से ग्रहण किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, ये संदेह है। और इस संदेह की निवृत्ति करने के लिए पहले ये निर्धारण करना आवश्यक है कि ये आकार आदि जो वर्ण हैं वो आकार आदियों के संघात मात्र हैं अथवा भिन्न अस्तित्व रखते हैं, भिन्न वर्ण हैं। क्योंकि आकार आदि यदि आकार आदि के संघात मात्र हैं तो निश्चित रूप से फिर उनमें वर्णांतर के कार्य प्राप्त होंगे, क्योंकि आकार कुछ है ही नहीं। आकार क्या है? अ और अ, यही आकार है। इसके संघात को ही क्या कह रहे हैं? आ कह रहे हैं। मिलके कोई नई वस्तु नहीं बन गई। जैसे उदाहरण दिया था ना, वनादिवत, वन के समान। वन जो है वो वृक्षों का संघात मात्र ही है, उससे भिन्न तो कोई नई वस्तु नहीं है ना वन नाम की। तो ऐसे ही यदि आकार आदि अकार आदियों के संघात मात्र ही हैं, ये पक्ष यदि सिद्ध हो जाए तो फिर इसके अनुसार क्या प्राप्त होगा कि हमें आकार आदियों में जो अवयव प्रतीत हो रहे हैं वर्णांतर के समान, वो वर्णांतरों के ग्रहण से गृहीत भी होंगे और उनको वर्णांतर के कार्य भी होंगे, क्योंकि वो वर्णांतर के संघात के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
ठीक है ना। तो इस पक्ष में ये स्थिति बनेगी। और यदि दूसरा पक्ष माना जाए कि नहीं, आकार आदि जो है वो अकार आदियों के संघात मात्र नहीं है, अपितु ये वर्णांतर हैं, भले ही सदृश अवयव वाले हैं लेकिन हैं वर्णांतर, नृसिंह आदि के समान। तो यदि ये पक्ष मानेंगे कि ये तो वर्णांतर हैं, आ ऐ आदि वर्णांतर हैं, तो इनमें भले ही हमें अवयवों की प्रतीति हो रही है, सदृश अवयवों की प्रतीति हो रही है, वर्णांतर के सदृश अवयवों की प्रतीति हो रही है, फिर भी उनको वर्णांतर के कार्य नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि वो आकार इकार आदि स्वयं वर्णांतर हैं, वो अकार आदियों के संघात मात्र नहीं है। ठीक है, तो ये दो पक्ष रखे गए थे यहाँ पर। तो दोनों पक्षों में अपने अपने जो है वो हेतु है कि पहले पक्ष को माने कि दूसरे पक्ष को माने। ये पूछा ना, किम तावत प्राप्तम, इन दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष प्राप्त हुआ, कौन सा ठीक लग रहा है आपको। तो पहले क्या बताया गया, संघात मात्रम, कि ये पक्ष उचित प्रतीत हो रहा है कि आकार आदि अकार आदियों के संघात मात्र हैं। तो जैसे ये बात कही जाएगी तो हेतु पूछा जाएगा, स्वाभाविक है कि आपको ये क्यों लग रहा है कि संघात मात्र है। तो तीन हेतु दिए थे। अकार आदि रूप प्रत्यभिज्ञानात्, आकार आदियों में अकार आदि के रूप की पहचान होती है। क्रमेण उपलब्धेश्च, और क्रम से उपलब्धि हो रही है। कहाँ क्रम से उपलब्धि हो रही है, तो ए ओ इति ही उक्ते पूर्वमकारः पश्चात इदुतौ इति प्रतिपत्ति ही। ए ओ आदि जब बोलते हैं तो पहले अकार की और बाद में इकार उकार आदि की प्रतिपत्ति होती है, ज्ञान होता है। और तीसरा कहा था स्थान क्रम अभिधानाच्च, और आचार्य जब वर्णोच्चारण शिक्षा में स्थान का प्रतिपादन करते हैं तो वहां पर उन्होंने स्थान में भी क्रम का प्रतिपादन किया है। कैसे किया है, तो ए ऐ कंठितालव्यौ ओ औ कंठ्योष्ठ्यौ इति, इस तरह से स्थान में भी क्रम को बताया है। नहीं एकस्य वर्णस्य स्थानद्वयेन क्रमेण निष्पत्तिः, एक वर्ण की स्थान द्वय से क्रम से निष्पत्ति नहीं होती। ये सारे हेतु, ये तीन हेतु वर्णैक देशाः वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते, इस पक्ष वाले व्यक्ति ने दे दिए। क्या पक्ष मान लिया कि आकार आदि अकार आदियों के संघात मात्र हैं। इस पक्ष में ये तीन हेतु प्रस्तुत कर दिए और संघात मात्र हैं, तो फिर क्या होगा, और भी दिए हैं, देखिए और वचन भी उद्धृत किए हैं। वृत्तिकारोप्याः एचोः प्रुति प्रसंगे तद अवयवौ इदुतौ प्लवेते, है ना। ये वृत्तिकार का वचन उद्धृत कर रहे हैं इसी पक्ष में, संघात मात्र पक्ष में। आश्वलायनोप्याः विविच्य संध्यक्षराणाम अकारम अतः संघात मात्रत्वात् तद ग्रहणेन ग्रहणे सति। तो इतने सारे हेतुओं के होने से संघात मात्र पक्ष स्वीकार कर रहे हैं, और जब संघात मात्र पक्ष मानेंगे तो फिर स्थिति ये बनेगी तद ग्रहणेन ग्रहणे सति। संघात मात्र है तो जो जो उसमें जिनका संघात है वो अपने स्वरूप के कार्यों को प्राप्त करेंगे ही। तो फिर ये सब दोष दिखाए गए थे। अग्नि इंद्र वायु उदकम में क्या दोष आ जाएगा, यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ होने लगेगा, और अग्नि एति में एचो यवायावह ना होकर के एंगह पदांता दति होने लगेगा। आलूय प्रलूय में तुक होने लगेगा, है ना, रस्वस्य पिति कृति तुक। खट्वाभि में अतोभस ऐस से ऐस आदेश होने लगेगा। याता में अतोलोपह की प्राप्ति होगी। वाचा तरति वाचो निमित्तम, यहाँ पे द्वयज लक्षण प्रत्यय प्राप्त होने लग जाएंगे। ठन और यत, यहाँ पे द्वयज लक्षण प्रत्यय कैसे प्राप्त होने लग जाएंगे, देवनिधि जी बताना। वाचा तरति में वाचा के आकार से अ जब रहेगा तो यहाँ पे द्वयजमान के ठन प्राप्त हो जाएगा। वाच शब्द है मूल प्रातिपदिक, और उसका आकार अकार और अकार का संघात है, तो दो अचों का संघात हो गया ना। तो दो अच हैं तो द्वयज कह सकते हैं, द्वयज कह सकते हैं तो द्वयज कह करके जो प्रत्यय विधान किया जा रहा है वो प्राप्त होने लगेगा। ठीक है।
और खटवा भी में ऐस कैसे प्राप्त होने लग जाएगा, आप बताओ जया जी, देव जया जी। तो भीस ऐसे वहाँ पे ऐस होने लग जाएगा, भीस को कैसे होने लग जाएगा, वो तो मैंने ही बता दिया, ऐस होने लग जाएगा, कैसे वो बताओ आप, इनको दो। खटवा के आ को अ मान के यहाँ पे अदंत अंग से उत्तर भीस को ऐसा आदेश होने लगेगा। हाँ, खटवा अंत में आ है ना, और आ और कुछ नहीं है, ये पक्ष जो चल रहा है संघात मात्र पक्ष चल रहा है ना, माने आ अन्य कुछ नहीं है, आ क्या है, अ और अ ऐसा है, तो खट्टु अ ऐसा है, तो इसको अदंत अंग कहा जा सकता है, और अदंत अंग कहा जा सकता है तो उससे उत्तर भिस को ऐसा आदेश प्राप्त होने लग जाएगा। अग्ने एति में क्या दोष दिखाया था, आप बताओ चलो। देव एंगः पदांता रति, इससे पूर्व रूप एक आदेश होने लगेगा। कैसे? अग्ने एति, तो यहाँ पे ई, अग्नि में ई और अ और ई, किसमें? अग्नि के एकार में। उससे क्या, उसको तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो एंग चाहिए ना, एंग मिल रहा है, अग्नि में थोड़े देखने की आवश्यकता है, आगे जो एति शब्द है उसमें देखने की आवश्यकता है। एति में आ और ए दिखने लगेगा, तो उसमें जो अति परे रहते बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आकार परे दिखने लगेगा, तो एंगः पदांता रति से पूर्व रूप एक आदेश होने लगेगा। अग्नि का एकार तो पदांत एंग है ही, आगे एति में एति का जो एकार है वो एकार मतलब अकार और इकार, तो एंगः पदांता दति सूत्र यही कहता है, पदांत एंग से उत्तर अकार के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाए तो पाने लगेगा ना, क्योंकि एति में अकार हमें परे दिख गया संघात मात्र पक्ष में। इसी तरह से याता में क्या बताया था, तो लोपः कैसे होगा प्राप्त? याता में जो आ है वहाँ पे अ और अ ये संघात हुए हैं, तो आकार दिखने लगेगा, तो अतो लोपः से लोप प्राप्त होने लगेगा, दिखने लगेगा माने उसके ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। या धातु है और त्रिच प्रत्यय विषय में, आर्धातुक प्रत्यय विषय में अतो लोपः की प्रवृत्ति कराना चाहते हैं तो प्रवृत्ति होने लग जाएगी, क्योंकि या का आ अकार अकार का संघात मात्र है, इसलिए अकार के कार्य वहां प्राप्त होंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे दोष हमने देखे थे। तो आगे बढ़िए, देखिए, एवं आद्य पक्षे दोषम दृष्ट्वा द्वितीयं पक्षम आश्रित्याह, इस प्रकार से आद्य पक्ष में दोषों को देख करके द्वितीय पक्ष का आश्रय करके आचार्य कह रहे हैं वर्णेश इत्यादि। आद्य पक्ष में तो दोष आ गए बहुत सारे, है ना, ये तो थोड़े से दिखाए हैं, और भी इस प्रकार के खूब सारे दोष और आ सकते हैं। ठीक है, तो आद्य पक्ष में बहुत सारे दोष हैं, इसलिए उसको अभी एक तरफ रख करके दूसरा पक्ष आश्रय करके काशिकाकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वर्णेषु ये वर्णैक देशा वर्णांतर समाना कृतयस्तेषु तत्कार्यम न भवति, ऐसा कह रहे हैं। वर्णेषु इत्यादि वर्णैक देशा इति पुनर्वर्ण ग्रहणम वर्णानाम सताम एक देशा एते। अब यहाँ पे इस पंक्ति की ही विवेचना की जा रही है मुख्य रूप से। तो सबसे पहली बात ये है कि वर्णेषु ये वर्णैक देशा, इतने में आचार्य ने 2 बार वर्ण शब्द का प्रयोग कर दिया है ना। तो पहली बार जो प्रयोग किया वर्णेषु, ये तो ठीक है। प्रश्न ये हो रहा है यहाँ पर कि वर्णेषु ये एक देशा, इतना कह देते तो भी तो हमें समझ में आता ना कि वर्णों में जो एक देश है, तो भी समझ में आता। दोबारा ये वर्णैक देश वाला वर्ण शब्द किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं पद्मंजरीकार, पुनर्वर्ण ग्रहणम। देखिए उदाहरण भी यही दिया है ना, वर्णेश इत्यादि शुरू करके फिर वर्णैक देशा। वर्णैक देशा इस शब्द पे बात कर रहे हैं कि इस शब्द में पुनर्वर्ण ग्रहणम, फिर से जो वर्ण ग्रहण किया गया है वो क्या दिखाने के लिए है? तो कहा वर्णानाम सताम एक देशा एते न पुनर्वर्ण समूहानामिति ज्ञापनार्थम। वर्णानाम सताम, वर्णों के होते हुए ही, माने भिन्न वर्णों के होते हुए। आकार जो है वो एक भिन्न वर्ण है, एकार एक भिन्न वर्ण है,
एक ही वर्ण है, वो वर्ण समूह नहीं है। वर्ण समूह वाला पक्ष तो पहला था ना, उसको अभी छोड़ रखा है। ये दूसरा पक्ष है जिसमें आकार को एक वर्ण माना जा रहा है, एकार को एक वर्ण माना जा रहा है, ओकार आदियों को एक वर्ण माना जा रहा है। तो वर्णानाम सताम, वर्णानाम सताम माने वर्ण होते हुए एक देशायते, फिर ये उनके एक देश हैं। एक ही वर्ण होते हुए ये उनके एक देश हैं। न पुनर्वर्ण समूहानाम इति ज्ञापनार्थम, वर्ण समूहों के ये एक देश नहीं है। जैसे वन के एक देश है, एक एक वृक्ष, वो एक अलग स्थिति है। और एक वृक्ष में हम देखें तो एक वृक्ष में उसके एक देश, हम उसके पत्तों को, टहनियों को, तने को, उनका अलग अलग एक देश बता सकते हैं। एक वस्तु में भी एक देश बता सकते हैं ना। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि आकार, इकार, ऋकार आदियों को वर्ण समूह मान करके फिर उनके अवयव बता रहे हैं, हम उनके एक देश बता रहे हैं, ऐसा नहीं। अपितु वर्णानाम सताम एक देशायते न पुनर्वर्ण समूहानाम इति ज्ञापनार्थम, वर्णों के एक एक होते हुए ही, माने उनका स्वतंत्र पृथक अस्तित्व होते हुए फिर उनके एक देश कहे जा रहे हैं। ये री में जैसे लकार, या री में जैसे रेफ, या एकार इकार आदियों में अकार इकार आदि, वो इनको वर्ण समूह मान के, किनको, एकार ऋकार ऋकार आदि को वर्ण समूह मान के फिर उनके अवयव नहीं कहे जा रहे। क्या कहे जा रहे हैं? वो एक एक ही वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण है, पृथक वर्ण है, और फिर ये उनके अवयव हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसको दिखाने के लिए फिर से वर्ण शब्द ग्रहण किया गया है कि कोई ऐसा ना समझ ले कि वर्ण समूहों के ये एक देश बताए जा रहे हैं। वर्ण समूहों के एक देश नहीं, वर्ण के एक देश बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए पुनः वर्ण ग्रहण है। वर्णेषु ये वर्णैक देश, माने दोबारा कह देते हैं तो उस पे और जोर देना चाहते हैं ना कि ये वर्ण ही है, उसी का एक देश है, वर्ण समूह का एक देश नहीं है। इसके लिए 2 बार वर्ण शब्द का प्रयोग किया है। पुनर्वर्ण ग्रहणम वर्णानाम सताम एक देशायते न पुनर्वर्ण समूहानाम इति ज्ञापनार्थम। तो ये वर्णैक देशा, इस पद के वर्ण शब्द पर बात हो गई कि पुनर्वर्ण ग्रहण क्यों किया है। तेन वर्णैकत्व व्यवस्थापकः एकत्व प्रतिभासो निर्णीतः, उससे ये भी निर्णीत हो गया कि वर्णैकत्व का व्यवस्थापक एकत्व प्रतिभास निर्णीत है। इस शब्द का प्रयोग करने से, पुनः वर्ण शब्द का प्रयोग करने से वर्णों के एकत्व का व्यवस्थापक, बाकी वर्ण तो एक एक है ही, अ ई उ आदि में तो किसी को संदेह नहीं, लेकिन आ ई उ री दी और दीर्घ री आदि, ए ओ ऐ औ, इनमें संदेह है ना। तो इन संदेह में भी कह दिया गया कि वर्णैक देशः, ऐसा काशिकाकार फिर से कह रहे हैं, पुनः वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे वर्ण के एकत्व का व्यवस्थापक, एकत्व प्रतिभास, एकत्व ज्ञान ही निर्णीत हो गया। न ही आकारादेः पदस्य इव वर्ण समूहत्वेन प्रतिभासः किंतु एक वर्णतया, आकार आदि का पद की भांति वर्ण समूह के रूप में प्रतिभास नहीं होता है, किंतु एक वर्णतया। जैसे पद होता है कोई, तो उस पद में बहुत सारे अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, है ना। पद किसको कहते हैं? वर्ण समूह को ही पद कहते हैं। कोई कोई पद बिल्कुल एक स्वरूप वाले भी हो सकते हैं, वो अपवाद रूप में छोड़ दीजिए। बाकी सामान्य रूप से पद कुछ ना कुछ वर्णों के समूह होते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे हमें पद के बारे में प्रतीति होती है, पद के बारे में कैसा ज्ञान होता है हमारा? पदस्य वर्ण समूहत्वेन प्रतिभासः, पद का वर्ण समूह के रूप में प्रतिभास होता है, ज्ञान होता है, प्रतीति होती है। लेकिन न ही आकारादेः पदस्य इव वर्ण समूहत्वेन प्रतिभासः, आकार आदियों का पद के समान वर्ण समूह के रूप में ज्ञान नहीं होता। फिर कैसा ज्ञान होता है? तो कहा किंतु एक वर्णतया, उनका तो एक वर्ण के रूप में ही प्रतिभास होता है, ज्ञान होता है। आगे देखिए, अब ये बात आ गई कि
एक वर्ण के रूप में तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें अवयवों की भी प्रतीति हो रही है। एक वर्ण है वो तो ठीक हुआ, लेकिन फिर भी अवयवों की प्रतीति हो रही है। उसको आगे देखिए, अकारादि भाग संवेदनम तु एक वर्णत्वेपि तस्य सभागत्वाद। अकारादि भागों का संवेदन कैसे होता है? फिर कोई कहे कि एक ही है तो उसमें भागों का संवेदन कैसे हो रहा है, अवयवों का संवेदन कैसे हो रहा है? तो ऐसे भी उदाहरण होते हैं। जैसे पट एक ही है ना, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे तंतुओं का संवेदन तो होता है। ठीक है, कोई पट एक है फिर भी उसमें बहुत सारे अवयवों का संवेदन हो सकता है। तो इस तरह से, यद्यपि ये उदाहरण पूरा ठीक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए केवल, ठीक है। अकारादि भाग संवेदनम तु एक वर्णत्वेपि तस्य सभागत्वाद। अकारादि भागों का संवेदन तो एक वर्णत्व होने पर भी उस एक एक वर्ण के सभाग होने से होता है। ठीक है, उस साकार आदि वर्ण के एकत्व होने पर भी उसमें अकार आदि भागों का संवेदन होता है। किस कारण से? तस्य सभागत्वात्, उस वर्ण के सभाग होने से। सभाग होने से माने सावयव होने से, अवयव सहित होने से। भागा नाम च अकार आदि सादृश्यम उपपन्नम, और जो भाग है उनका अकार आदियों के साथ सादृश्य उपपन्न है। ठीक है, सादृश्य सिद्ध ही है। तदाह, उसी बात को वृत्तिकार कह रहे हैं। या फिर तो इसको हम सादृश्याद ऐसा ही पाठ रखें तो पिछले वाली पंक्ति से जोड़ेंगे कि अकार आदि भाग संवेदनम तु एक वर्णत्वेपि तस्य सभागत्वात् भागानां च अकार आदि सादृश्याद उपपन्नम। दो हेतु दिए जा रहे हैं। एक वर्णत्व होने पर भी अकार आदि भागों का संवेदन मान रहे हैं हम आकार आदियों में। उसमें दो हेतु माने कि तस्य सभागत्वात्, अकार आदि भागों का संवेदन कैसे हो रहा है? उन आकार आदि वर्णों के सभाग होने से। ठीक है, और कैसे संवेदन हो रहा है अकार आदि भागों का? भागानां च अकार आदि सादृश्याद, उन भागों के अकार आदि के सदृश होने से। उपपन्नम, इसको इस तरह से अन्वित कर सकते हैं आप। एक वर्णत्वेपि तस्य, तस्य आकारादिकस्य, तस्य आकारादिकस्य एक वर्णत्वेपि आकारादि भाग संवेदनम उपपन्नम। ठीक है, तस्य आकारादिकस्य एक वर्णत्वेपि अकारादि भाग संवेदनम उपपन्नम। ये बात हुई। ठीक है, अब हेतु देंगे। क्यों उपपन्न हो गया, क्यों सिद्ध हो गया? उन आकार आदि वर्णों के एक ही होने पर भी उनमें अकार आदि भागों का संवेदन, अकार आदि भागों की प्रतीति सिद्ध होती है। उपपन्नम, सिद्ध हुई। कैसे हुई? तो हेतु प्रथम तस्य सभागत्वात्, उन एक एक वर्णों के भी सभाग होने से, अवयव सहित होने से। और दूसरी बात है भागानां च अकार आदि सादृश्याद, और वो जो भाग हमें प्रतीत हो रहे हैं वो स्वतंत्र जो विशुद्ध अकार आदि वर्ण है उनके सदृश हैं। तो इसलिए आकार आदि वर्णों के एक ही होने पर भी उनमें हमें अकार आदियों की प्रतीति हो जाती है, अकार आदियों की प्रतीति उनमें सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सादृश्याद पाठ भी रख सकते हैं। सादृश्याद ही जुड़ जाएगा पूर्व पंक्ति के साथ, उसको करेंगे। चलिए आगे देखिए। वर्णांतर समाना तदाह वर्णांतर समाना कृतयः, और इसी बात को वृत्तिकार वर्णांतर समाना कृतयः इस पद से कह रहे हैं। यही वर्णांतर समाना कृतयः का यही अर्थ है ना, कि वो जो हमें वर्णों में, एक एक वर्णों में वर्ण का एकत्व होने पर भी जो अवयव प्रतीत हो रहे हैं, एक देश प्रतीत हो रहे हैं, वो कैसे हैं? वर्णांतर के साथ समानाकृति वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। भागानामेव च क्रमोपलब्धि स्थान भेदोप्य एक वर्णत्वेपि वकारवद उपपन्नः।